हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट प्रिपरेशन विद अनुराग। चलिए साइकोलॉजी में हम लोग आगे बात करते हैं। आज जो हमें बात करना है वो तो यहाँ पे अगर मैं शिक्षा को बोलूँ कि शिक्षा को क्या क्या लिखा जा सकता है, तो यह शिक्षा जो है ये व्यापक होता है। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान, देखिए दो चीज है, एक है शिक्षा और एक है शिक्षा मनोविज्ञान। तो दोनों चीजों को आप लोग अलग अलग ही समझिएगा। शिक्षा अलग होती है और शिक्षा मनोविज्ञान अलग होती है, इसलिए मैं दोनों में डिफरेंसेज आपको कुछ बता के यहाँ पे क्लियरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आप लोग इसे एक मत समझिए। शिक्षा को अगर मैं समझाना चाहूँ तो शिक्षा बहुत बड़ी होती है, व्यापक होती है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान व्यापक नहीं होती, बहुत ही छोटी होती है, यानी कि वो सीमित होती है। पहली बड़ी अंतर ये आप समझ में आ गया कि अगर हम शिक्षा को एक मंजिल मान ले, जैसे हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी मंजिल क्या है, यहाँ पे टीचर बनना, लेकिन उस टीचर बनने के पहले हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक रास्ते से होकर गुजरते हैं, तब मंजिल पे पहुंचते हैं। तो शिक्षा एक मंजिल है, यानी कि साध्य है। साध्य मीन समझ लीजिए जहाँ तक हमें पहुंचना है, लेकिन शिक्षा मनोविज्ञान वहां तक पहुंचाने का आपका एक साधन है। शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, साधन है कि जहां पे आपको पहुंचना है वह एक रास्ता दिखाएगा और यह एक साध्य होता है, यानी कि शिक्षा बहुत बड़ी है। ठीक है ना। अब अगली अगर मैं बात करूं कि शिक्षा जो होता है वो संश्लेषण होता है। ठीक, संश्लेषण का मतलब ही समझ लीजिए कि पूरा बिखरा हुआ चीज को इकट्ठे में समेट दीजिए, एकदम जुड़ा हुआ हो। जुड़ा हुआ कब होगा, जब यह व्यापक होगा तभी यह जुड़ा हुआ होगा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान बहुत बिखरा हुआ है, बहुत छोटा है, इसीलिए यह विश्लेषण है। यह विश्लेषण का मतलब यह विश्लेषणात्मक है, और जबकि शिक्षा कैसा है तो यह संश्लेषणात्मक है। तो यहाँ ये बात आप लोग समझ गए। शिक्षा जो होता है वो किसी भी आदर्श, कोई भी आदर्श हुआ या फिर कोई मूल्य हुआ, वैल्यू जिसे हम लोग बोलते हैं, या उस जीवन का जो हमारा कुछ उद्देश्य होता है कि हम लोग जीवन में क्या बन सकते हैं, उस जीवन के उद्देश्य से क्या होता है, संबंध रखता है, उससे संबंधित होता है कि कोई आदर्श हो, कोई मूल्य हो या जीवन का कोई उद्देश्य हो। और शिक्षा मनोविज्ञान इन सारी चीजों को प्राप्त करने में, जो इतना चीज मैं लिखा हूं, इसे प्राप्त करने में सहायक होता है, यानी कि सहायता प्रदान करने का काम शिक्षा मनोविज्ञान करता है। अगर मैं यहीं पे बोलूं कि जो हमारा शिक्षा है यह एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। शिक्षा कैसी प्रक्रिया होती है, तो सामाजिक प्रक्रिया है। वहीं पे शिक्षा मनोविज्ञान की अगर मैं बात करूं तो यह सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, यह भावात्मक प्रक्रिया होती है। भावात्मक, यह मानसिक प्रक्रिया भी होती है, मानसिक प्रक्रिया। और यह क्लियर रख लेना कि जो शिक्षा होता है वो सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा होता है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान भावात्मक और मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा आंकड़ा शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान बताने का यही था कि आप लोग इसमें अंतर स्थापित कर सके और यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन को समझ सके। तो हम आगे बढ़ते हैं अब कुछ चीजों के बारे में। जैसे एक फिलोसफर हैं, उनका अगर मैं नाम लिखूं, अभी बताऊंगा। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर जो शिक्षक होता है, शिक्षक के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शिक्षक जितना ही अधिक प्रयोगात्मक
मनोविज्ञान का वो प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा वो प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग करेगा, जितना ज़्यादा, यहाँ पे इसीलिए एरो बना रहा हूँ, जितना ज़्यादा प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का प्रयोग करेगा शिक्षक, उतना ही ज़्यादा उसको यह जान पाएगा, शिक्षक उतना ही ज़्यादा यह जान पाएगा कि जो बच्चा है हमारा, ये जिस बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं, कि उस बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए। और बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सबसे अधिक जरूरत होती है। किसके लिए? एक शिक्षक के लिए। यह बात किसी ने कोट किया था, इसको बोल रही थी मरिया मांटेश्वरी ने। किसने बोली थी? मरिया मांटेश्वरी। इसका ये बहुत ही महत्वपूर्ण कोट है कि शिक्षक जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान को प्रयोग करेगा या जान पाएगा, उतना ही अधिक वो समझ पाएगा कि बच्चे को किस तरह से हैंडल करना है या किस तरह से पढ़ाना है। क्लियर हुआ? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। आगे की अगर मैं बात करूं कि गांधी जी भी कुछ विचार बताए थे। उन्होंने, मैंने आपको पिछले टर्न पे 4H रूल या सिद्धांत बताया था, वहां से एक चीज और निकला है, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। गांधी जी ने 4H में भी ये बताया था कि शारीरिक विकास होनी चाहिए, जिसको हम लोग हेल्थ से जोड़े थे। शारीरिक विकास को किससे जोड़े थे? हेल्थ से। मानसिक विकास भी होना चाहिए, यानी कि मस्तिष्क की बात हम लोग कर रहे हैं कि मस्तिष्क। और यहीं पे अगर मैं बोलूं आत्मा यानी कि सोल, इसे हम लोग भावात्मक पक्ष से जोड़े थे, यानी कि हार्ट से जोड़ते थे। तो गांधी जी ने इन तीन चीजों को बोला कि यह सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। किसने यह बोला था? तो याद रखे रहे ना, गांधी जी ने क्या बोला था कि शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा जो होती है वो सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो ये भी चीजें कोट है, पूछा जाता है पेपर में, तो आप लोगों को दिमाग में सेट कर लेना है, ठीक। और यहाँ पे किन लोगों की? तो शारीरिक, मानसिक और आत्मा किसका होगा? चाहे आप बालक के संदर्भ में लेके बोल लीजिए या फिर कोई मानव या मनुष्य के संदर्भ में लेके बोल लीजिए। ये चीजें समझ में आ गई। वहीं पे हम लोग अगर आधुनिक शिक्षा की बात कर ले थोड़ा सा, तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखिए शिक्षा की तो बात की ही है, आधुनिक शिक्षा की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि हर चीज को एक चीज से लिंक करके ही हम पढ़ा रहे हैं, तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगा। अगर आधुनिक शिक्षा की बात करें तो आधुनिक शिक्षा में क्या बात होती है? कल्याण के बारे में बात होती है, कल्याण के बारे में। अब अगर कल्याण के बारे में बात हो रही है तो यह कल्याण किसका किसका होगा? तो यह कल्याण व्यक्ति और समाज का होगा। व्यक्ति का होगा और किसका होगा? समाज का। व्यक्ति और समाज का कल्याण कब कब होगा? जब ये दोनों लोग आपस में किससे जुड़ जाएंगे? शिक्षा से जुड़ जाएंगे, तभी यह कल्याण संभव है। और यह बात बताने वाले कौन थे? तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि ये भी एक कोड है। यह बताए थे फ्रेंडसन ने। किसने बताया था? फ्रेंडसन ने बताया था। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग याद रखना ये सारी चीजें। यहीं अगर शिक्षा की ही बात हो रही थी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा है, तो प्रथम शिक्षाविद भी पूछ लेता है कि बताइए प्रथम शिक्षाविद कौन है? प्रथम शिक्षाविद कौन है? तो प्रथम शिक्षाविद जॉन ड्यूबी हैं। ये भी टेट में क्वेश्चन पूछा गया है। वहीं अगर जॉन ड्यूबी की बात हो रहा था, मैंने आपको पिछले टर्न पे बताया था कि त्रिआयामी या त्रिमार्गी सिद्धांत इन्होंने ही बताया था, जिसमें शिक्षक होता है, छात्र होता है और पाठ्यक्रम होता है। यही बात उन्होंने बताया था और यह प्रथम शिक्षा
विद भी थे। वहीं आधुनिक शिक्षा की बात अगर हो ही रही है तो थोड़ा एक बात और समझ लीजिए कि आधुनिक शिक्षा में अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, तो यहाँ पे दो लोगों का नाम आपको याद रखना है। एक है थार्नडाइक, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है, और दूसरे हैं कैटल महोदय, इनका भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो दोनों आंसर में से एक जरूर देगा, या तो थार्नडाइक देगा या तो कैटल देगा। ये आधुनिक शिक्षा में सबसे अधिक इनका योगदान है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं कि जो मानव होता है, मानव, इसकी भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा। मानव जो होता है वो क्या होता है, कुछ भी अभिव्यक्ति जो करता है मानव है, अभिव्यक्ति तो करेगा ही। अभिव्यक्ति कहने का मतलब है कि अपनी बात को रखना, अपनी बात को कहना। अभिव्यक्ति जब वो पूरी तरह से यानी कि पूर्णता से अभिव्यक्ति कर ले, कोई बात बता रहा और बहुत अच्छी तरह से पूर्णता से अभिव्यक्ति कर ले, यानी कि आत्म केंद्रित होकर और जो उसके अंदर में है पूरा वही बात निकले, तो जब अभिव्यक्ति पूर्णता के साथ में करता है तो वही हमारी क्या कहलाती है, शिक्षा कहलाती है। ये बात बताया था स्वामी विवेकानंद ने। तो ये हमारे यहाँ के सारे लोग हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ये भी दिमाग में रखे रहना कि स्वामी विवेकानंद ने बताया था कि मानव की अभिव्यक्ति जब पूर्णता से हो जाती है कि अपनी बात को अच्छी तरह से रख देता है, तब वही शिक्षा कहलाती है। स्वामी विवेकानंद का ऐसा कथन है। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं पे रखते हैं। अगले आने वाला जो वीडियो होगा वहां पे हम लोग देखेंगे कि शायद क्वेश्चन आंसर सेशन कर लें, क्योंकि इतने सारे लेक्चर हुए हैं, सबको समेट के एक क्वेश्चन की सीरीज बनाएं और वहां पे आपके जितने डाउट हो सारे डाउट को क्लियर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। आपको कैसा लगा शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।